बस्तर में जब तक माओवादी थे तब तक जब भी बस्तर में सरकार के द्वारा किसी भी काम का विरोध किया जाता था तो सरकार उस पर एक ही बात कहती थी कि इस विरोध के पीछे माओवादियों का हाथ है। वो विरोध फिर सिलगेर में बन रहे सुरक्षा बलों के कैंप का विरोध हो या फुंडरी या अन्यत्र स्थान पर बन रहे ब्रिज या फिर सड़क पुल पुलिया या अन्य विकास कार्य का काम हो। हर किसी काम के पीछे आदिवासी अगर धरने पर बैठते थे या विरोध करते थे तो सरकार बोलती थी कि इसके पीछे माओवादी हैं। माओवादियों के द्वारा उन्हें बहलाकर या भड़काकर या उन्हें दबाव में लाकर धरने पे बैठाया गया है। लेकिन अब माओवादी जा चुके हैं और माओवादियों के जाने के बाद बस्तर के किसी एक कोने से फिर से सरकार के खिलाफ आदिवासियों की आवाज़ उठ रही है। और ये आवाज़ क्यों उठ रही है और ये सरकार के खिलाफ क्यों उठ रही है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आपको अगर याद हो कि जब माओवादी थे और जब बस्तर के अलग अलग इलाकों में सरकार सड़क बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी या पुल पुलिये के निर्माण का काम कर रही थी, तब कई इलाकों में आदिवासी उसके विरोध में धरने पर बैठ जाते थे। फिर चाहे अबुझमाड़ के इलाके में भी सड़क बन रही होगी तो अबुझमाड़ बचाओ आंदोलन हो या मूलवासी बचाओ मंच हो, इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया जाता था। स्थिति ये आई कि मूलवासी बचाओ मंच को भी माओवादी संगठन से जोड़कर बैन कर दिया गया। ये बात अलग है कि आगे चलकर उस बैन को नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब ये सारे मुद्दे खत्म होने के बाद एक बार फिर से बस्तर के कोने से विरोध के स्वर शुरू हुए हैं। दरअसल बीते दिनों दंतेवाड़ा और बस्तर के सीमावर्ती इलाके में गांव है हर्रा कोडेर गाँव में कुछ ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें ग्रामीणों के जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर गाँव की मुखिया और सरपंच सभी उपस्थित थे और ये बैठक थी बस्तर की बहुप्रतीक्षित परियोजना बोधघाट परियोजना के विरोध में आगे की रणनीति को तैयार करने की। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से 2023 के बाद से बीजेपी की सरकार आई है तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। वो माओवाद जो 4 दशक से था, जिसे ख़त्म करने को हर कोई असंभव मानता था, उसे ख़त्म कर दिया गया है और बस्तर में अब चहुओर विकास का राज है, ऐसा बताया जा रहा है। सब तरफ सड़कें बन रही हैं, हर तरफ विकास कार्य हो रहे हैं, ग्रामीणों तक सारी व्यवस्थाएँ पहुँचाने की जद्दोजहद में सरकार लगी हुई है। लेकिन इसी बीच सरकार अपनी पुरानी परियोजनाओं को फिर से जागृत कर रही है और इसी में से एक परियोजना है बोधघाट परियोजना जिसका विरोध उसे 1980 के दशक से झेलना पड़ रहा है। 1980 से आदिवासी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे आदिवासियों के मन में एक भय है। बताया जाता है कि अगर बोधघाट परियोजना बनती है तो इसमें लगभग 56 गाँव प्रभावित हो जाएंगे। लगभग 36 गांव तो पूरी तरह से डूब जाएंगे और कुछ गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे और कुल मिलाकर 56 गांव आ रहे हैं जो 18 पंचायतों के अधीन होंगे। और इन ग्रामीणों के मन में एक ही डर है कि केवल उनके गांव नहीं डूबेंगे, उनके जंगल डूब जाएंगे, उनके वनोपज डूब जाएंगे, उनकी संस्कृति डूब जाएगी और वो माहौल डूब जाएगा जिस माहौल में वो पले बढ़े, जिनका उनके पुरखा पुरनिया जिन्होंने इस माहौल को उनको दिया था, उस सारा माहौल ख़त्म हो जाएगा केवल एक बोधघाट परियोजना। लेकिन सरकार का अलग तर्क। सरकार का कहना है कि इस बोधघाट परियोजना के बनने से पेयजल की स्थिति सुधरेगी, बहुत सारे किसानों को सिंचाई व्यवस्था मिलेगी, बिजली की पैदावार होगी और बिजली का उत्पादन होगा और तमाम चीज़ें सरकार अपना तर्क दे रही है। लेकिन हर्रा कोडेर में एक बैठक हुई है, ये प्रारंभिक बैठक है और बता रहे हैं कि उस बैठक में आने वाले 14 जून को एक बड़ी बैठक आयोजित की जानी है जिसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसको लेकर इस बोधघाट परियोजना को लेकर छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रितेश मिश्रा जी, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर भी की है जिसमें उन्होंने पूरे डिटेल में बताया। लेकिन मैं आपको सारांश में भी समझाता चलूँ कि आखिर बोधघाट परियोजना पर क्या है पूरा मसला और क्या है पूरा मामला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दंतेवाड़ा में हमारे जो पत्रकार साथी हैं अभिषेक भदौरिया जी ने अपने ड्रोन कैमरे की मदद से ली है और इस तस्वीर में आप समझेंगे उस इलाके को। साथ ही साथ क्या लिखा गया है हिंदुस्तान टाइम्स में जो डिटेलिंग में, जो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल उस अखबार में एक खबर छपी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे समय से लंबित बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दंतेवाड़ा में सर्वे शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत इंद्रावती नदी पर बांध बनाया जाना प्रस्तावित है जिसमें लगभग 56 गाँव के पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबने की आशंका है। सर्वे शुरू होने के साथ ही आदिवासी समुदाय में यह चिंता बढ़ गई है। उन्हें कहाँ और किस प्रकार
पुनर्वासित किया जाएगा। इस मामले को लेकर दंतेवाड़ा के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में इस बात की जानकारी दी है कि परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य परियोजना से संबंधित सभी विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर विस्तृत सर्वे पूरा करना है। अब इस परियोजना के बारे में भी एक आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूं तो ये बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना जिसे जल संसाधन विभाग संभाल रहा है, इंद्रावती बेसिन की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। इसे पहली बार 1979 में प्रस्तावित किया गया था। परियोजना को विश्व बैंक से 1984 में ऋण स्वीकृति मिली थी, लेकिन 1987 में आदिवासियों के विरोध, वन विनाश और पुनर्वास संबंधित चिंताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। अब सोचिए 1987 से विरोध झेल रहा है ये परियोजना। 2020 में यह परियोजना को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू हुई और WAPCOS लिमिटेड को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मतलब कि DPR तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस DPR की लागत लगभग 34.91 करोड़ रुपए थी। कंपनी को दिसंबर 2027 तक पूरी रिपोर्ट सौंपनी थी। अब 2020 की में से पुनर्जीवित करने की बात आई है तो ये भी बता दूं कि 2020 में इस ग्रामीणों के द्वारा फिर से इसका विरोध किया गया था। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और बस्तर के अधिकतर सीटों में भी कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस के ही विधायक बैठे हुए थे और इस परियोजना में बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जो विधानसभा हैं उनके कुछ गांव सभी इसके डुबान में आने को। ऐसे में उस इलाके में जो विधायक थे, जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक में उन्हें आश्वासन दिया गया कि वो मुख्यमंत्री से इस पर बातचीत रखेंगे कि ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, ना ही किसी ने बताया, लेकिन राजनीति की बातें भीतर खाने से निकलकर सामने आती हैं, जिसमें पता चला था कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब विधायकों ने स्थानीय आदिवासियों की इस बातचीत को सामने रखा कि बोधघाट परियोजना के विरोध में ग्रामीण हैं, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी और कहा था कि बोधघाट परियोजना तो बनेगा ही। तो हालांकि हो सकता है कि इसका प्रकोप भी उस इलाके के कुछ विधायकों को झेलना पड़ा और वहाँ उनके हाथ से सत्ता चली गई या उनके हाथ से विधायकी चली गई, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध उस समय भी किया था। स्थानीय विधायकों ने उनका साथ देने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार के सामने कितना ही लड़ लेते। खैर, तो 2020 में इसके लिए DPR बनाने का कार्य फिर से शुरू हुआ था और जो कि उन्हें 2027 तक सौंप देना था DPR बनाकर, लेकिन विरोध लगातार होता रहा। अगर परियोजना की कुल अनुमानित लागत की बात की जाए तो बताते हैं कि इसमें 30,000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है और इसकी विशेषता जो अधिकारी बताते हैं, जो DPR के अनुसार है, बताते हैं कि इस बांध की ऊंचाई 452 मीटर होगी। इंद्रावती नदी पर 67 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। जलाशय की कुल भंडारण क्षमता लगभग 2,727 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इससे 125 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी, जिसे आगे चल के 300 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार अगर इसके लाभ की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि इससे सिंचाई सुविधा बढ़ेगी और पेयजल उपलब्धता में सुधार होगा। किसानों को अतिरिक्त सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसका ज़्यादा लाभ दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के किसानों को होगा। इसमें 56 गाँव के डूबने का खतरा है, जो मैंने पहले बताया। DPR में भी इस बात का जिक्र है। सरकारी अनुमान के अनुसार लगभग 10,441 हेक्टेयर जेल क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा, मतलब पानी में डूब जाएगा, जिसमें 36 गांव तो पूरी तरह डूब जाएंगे। कई और गांव भी हैं जो आंशिक तौर पर प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 56 गांव हैं। अधिकारियों का कहना है कि 56 गांव पर असर पड़ेगा और 5,700 से अधिक हेक्टेयर वन भूमि भी क्षेत्र में भी डुबान में आ जाएंगे। मतलब आप सोचिए 5,700 से अधिक हेक्टेयर जंगल जो हैं वो भी इस बोधघाट परियोजना की जद में आकर पूरी तरह से डूब जाएंगे। और यही कारण है कि स्थानीय लोगों का विरोध इस परियोजना को झेलना पड़ रहा है और आदिवासियों के मन में डर है कि अगर ये परियोजना बनती है तो उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें विस्थापन में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दंतेवाड़ा के जो कलेक्टर हैं उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को अपना पक्ष रखते हुए कहा है, सरकार का पक्ष रखते हुए, कि अभी केवल सर्वे का काम शुरू किया गया है और किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि लोगों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा और परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों का कल्याण करना है, न कि क्षेत्र के लोगों का नुकसान करना है।
ये दंतेवाड़ा के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव का बयान है जो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिया है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीणों ने हर्रा कोडेर में एक बैठक आयोजित की और आने वाले 14 जून को एक बड़ी बैठक आहूत की गई है, जिसमें इस पर विशाल तौर पर किस तरह से आंदोलन करेंगे, किस तरह से विरोध करेंगे, उसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। ये परियोजना 1984 से विरोध झेल रही है आदिवासियों का, क्योंकि आदिवासियों को डर है कि जाएंगे कहाँ। अब सोचिए, जब तक माओवाद था तब तक अगर सरकार की किसी भी परियोजना का विरोध होता था तब उसके पीछे एक नाम जोड़ दिया जाता था, किसके पीछे, माओवादी। अब माओवादी नहीं। अब मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि सरकार अब इसके पीछे क्या तर्क देगी, क्योंकि अब तो आदिवासियों का विरोध होगा, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा, संवैधानिक तरीके से विरोध होगा। आदिवासी हथियार लेकर सड़कों पर नहीं आएंगे, वो आएंगे विरोध करने, क्योंकि उनके जल, जंगल, ज़मीन, घर, बाड़ी, खेती सबका सवाल है। वो खेती, वो बाड़ी, वो ज़मीन, वो जंगल जहाँ उन्होंने अपने पुरखों को दफनाया, जहाँ उनके पुरखों ने उन्हें बसाया है, उस ज़मीन को छोड़ने का दर्द वही जानते हैं। क्योंकि आपको भी पता है विस्थापन कभी सुखद नहीं रहा, विस्थापन का इतिहास हमेशा से दुखद रहा है। 56 गाँव के सामने विस्थापन का खतरा है और इस खतरे को देखते हुए एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं छोड़ती, आदिवासी जंगल कैसे छोड़ देंगे। लेकिन सरकार ये है कि सरकार को लगता है कि जब माओवाद जैसी समस्या से वो निपट सकती है तो आदिवासियों के विरोध को भी शायद वो निपट लेगी। यही वजह है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई भी आगे नहीं आया जिन्होंने इन आदिवासियों से बातचीत करके उन्हें समझाने या उन्हें ये बताने की कोशिश की हो कि आपका भला होगा। अब भला होगा कि नहीं होगा इस बात का दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ केवल। लेकिन मुझे लगा कि आदिवासियों की एक बैठक हुई है, इस पर जो थोड़ी मोड़ी जानकारी मुझ तक पहुँची है इसे आप तक भी पहुँचाऊँ, और आपको लगता है कि इस जानकारी को और लोगों तक पहुँचानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी ज़मीन पर आदिवासी क्या करेंगे, विरोध किस तरह से करेंगे, मैं उसकी हर एक पल पल की रिपोर्ट आपको बताता रहूँगा, ताकि आप तक बात पहुँचती रहे कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर का कितना भला और कितना बुरा हो रहा है, आदिवासी कितना संतुष्ट है और कितना विरोध में